हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू JNK एग्ज़ाम्स हंटर। कैसे हैं आप सब? हम आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ और सेहतमंद होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि JKP SI और JNK फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए हमारी MCQ सीरीज़ चल रही है। उसी के रिलेटेड आज हम आपके लिए अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग की एक और वीडियो लेकर आए हैं। हमारी बाकी जो MCQs वीडियोज़ हैं वो भी प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं। ये MCQs आपको पर्सनली इवेलुएट करने में काफ़ी हेल्प करेंगे, इसीलिए आप इस MCQ सीरीज़ की कोई भी वीडियो मिस ना करें। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म मे बी ड्यू टू। अब जैसे कि हमने पिछले MCQ वीडियो में पढ़ा था कि पार्टनरशिप फर्म क्या होती है, कोई भी दो या दो से ज़्यादा जो मेंबर्स हैं वो मिलके अगर कोई बिजनेस रन करना चाहते हैं, उसके प्रॉफिट और लॉस को शेयर करना चाहते हैं, तो ऐसी फर्म को पार्टनरशिप फर्म कहा जाता है। और अगर कोई सोलली कोई अकेला बंदा ही कोई फर्म को चला रहा है तो उस फर्म को कहा जाता है प्रोप्राइटरशिप फर्म। ठीक है, ये हमने पिछले MCQ वीडियो में पढ़ा था। तो अभी हमें बताना है कि किसी भी पार्टनरशिप फर्म की कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जो जिससे वो बनी है, वो चेंज कैसे हो सकती है। ठीक है, तो आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। ऑप्शन बी, रिटायरमेंट ऑफ अ न्यू पार्टनर, सॉरी रिटायरमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर होता है ये। उसके बाद ऑप्शन सी है डेथ ऑफ अ पार्टनर, और ऑप्शन बी डी ऑल ऑफ द अबव। तो आप बताइए इसका आंसर, खुद आंसर करने का कोशिश कीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। इनमें से ए, बी और सी में से तीनों में से कोई भी अगर रीजन होगा तो पार्टनरशिप फर्म जो है उसकी रिकॉन्स्टिट्यूशन होगी, मतलब वो दोबारा बनाई जाएगी। तो पहला जो वो है रीजन है वो है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। अगर कोई नया पार्टनर मतलब आना चाहता है किसी पार्टनरशिप फर्म में, इंडक्ट किया जाता है, तो उसके लिए भी वो पार्टनरशिप की जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो चेंज की जाती है। और अगर कोई पार्टनर वॉलंटरली रिटायर होता है तो उस केस में भी कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होगी। और वही केस है अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है। किसी पार्टनर की अगर डेथ हो गई तो दोबारा से वो फर्म को डिसोल्यूट किया जाता है और फिर नई पार्टनरशिप फर्म कॉन्स्टिट्यूट की जाती है। तो इसीलिए इसका ऑप्शन है ऑप्शन डी ऑल द अबव। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द रिटन फॉर्म ऑफ अ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज कॉल्ड एज। अब पार्टनरशिप जो है वो ओरल भी हो सकती है और रिटन भी हो सकती है। ठीक है, ओरल यानी कि बिना किसी रिटन डॉक्यूमेंट के कोई पार्टनरशिप अगर है तो उसको ओरल पार्टनरशिप कहा जाता है। बट ये क्वेश्चन जो हमारा है वो है कि जो रिटन फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट है उसको क्या कहा जाता है। तो आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए पार्टनरशिप डीड, ऑप्शन बी पार्टनरशिप बॉन्ड, ऑप्शन सी बोथ द अबव, ये बोथ एक्चुअली ये हैं, और ऑप्शन डी नन, इनमें से कोई भी नहीं। तो आप आंसर करने का कोशिश कीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड कहा जाता है जो भी पार्टनरशिप एग्रीमेंट होती है रिटन फॉर्म में, उसको पार्टनरशिप डीड कहा जाता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कहता है, इन द एब्सेंस ऑफ ए पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट एंड लॉस विल बी डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स डैश। मतलब कैसे उनको डिवाइड किया जाएगा। अब जैसे कोई पार्टनरशिप डीड ही नहीं है, अगर कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है, अगर इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, जो किसी फर्म के जो प्रॉफिट और लॉस है वो कैसे डिवाइड किए जाएंगे अमंग द पार्टनर्स। पार्टनर्स उनको कैसे डिवाइड करेंगे आपस में। ठीक है, तो आपके जो ऑप्शंस हैं वो हैं, ए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये इसका मतलब हो गया कि जिस रेशियो में उनको प्रॉफिट मिलता है उसी रेशियो में वो प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करेंगे। ऑप्शन बी है इक्वली। ऑप्शन सी है कैपिटल रेशियो। कैपिटल जो होती है मतलब जो पार्टनर्स ने अपनी तरफ से जो पैसा लगाया होता है उसको कैपिटल कहा जाता है। तो इस ऑप्शन का मतलब है कि उन्होंने जितना पैसा लगाया है उसके हिसाब से उनके जो प्रॉफिट लॉस शेयर किए जाएंगे। और ऑप्शन डी है नन। तो आपको इसका सही आंसर बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी इक्वली। इक्वली शेयर करेंगे सारे पार्टनर्स। अगर कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है तो जो प्रॉफिट एंड लॉस होंगे
किसी भी कंपनी के, वो जो पार्टनर्स में इक्वली डिवाइड किए जाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, इक्वली। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which partner does not have liability to share the loss incurred by the firm? अब ऐसा कौन सा पार्टनर है जो कि कंपनी का जो लॉस होता है उसको शेयर नहीं करता। ठीक है, मतलब कंपनी को अगर प्रॉफिट हुआ है तो वो पार्टनर शेयर करेगा, बट अगर कंपनी लॉस मेकिंग है, कंपनी को लॉस हुआ है, तो वो जो पार्टनर है वो इस लॉस को बेयर नहीं करेगा, उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं होगी, इस लॉस पे लाइबिलिटी नहीं होगी। ठीक है, तो ऐसा कौन सा पार्टनर है? आपके ऑप्शंस है। ऑप्शन ए माइनर। माइनर होता है जो ऐसा पार्टनर जो बिलो 18 ईयर्स होता है, 18 साल से नीचे के जो कोई भी अगर पार्टनर है जिसकी एज 18 साल नहीं हुई है अभी, तो उसको माइनर पार्टनर कहा जाता है। ऑप्शन बी है स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर ऐसा पार्टनर होता है जो कि कंपनी में सिर्फ अपनी इन्वेस्टमेंट करता है और उसके बाद उसका जो प्रॉफिट में शेयर ज़रूर होता है, लॉस में भी शेयर होता है, बट क्या होता है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता है किसी भी फंक्शनिंग में। ठीक है, जो कंपनी की कोई भी फंक्शनिंग होगी, मतलब जो मैनेजमेंट जो डिसाइड करेगी, उसमें स्लीपिंग पार्टनर जो होता है उसका कोई से नहीं होता है, उसका मैनेजमेंट में कोई रोल नहीं होता है, वो सिर्फ अपना पैसा लगाता है और प्रॉफिट और लॉस शेयर करता है। ठीक है, उसके बाद होता है ऑप्शन सी है नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर वो होता है जिसका सिर्फ नाम यूज़ किया जाता है किसी फर्म में। जैसे कोई फिल्म स्टार है, फिल्म स्टार कोई है, उसका काफ़ी नाम होगा, तो वो अगर किसी कंपनी के साथ उसका नाम जुड़ा है, तो ऐसे पार्टनर को ये जो नॉमिनल पार्टनर होता है ये ना तो कंपनी का प्रॉफिट शेयर करता है ना ही लॉस शेयर करेगा। ये सिर्फ कंपनी का जो है, कंपनी को सिर्फ अपना नाम देगा, इसके नाम से ही कंपनी जो है अपना काम चलाएगी और उससे कंपनी को चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, अगर वो कंपनी को सिर्फ अपना नाम दे रहा है तो उस ऐसे पार्टनर को कहा जाता है नॉमिनल पार्टनर। और ऑप्शन डी है डॉर्मेंट पार्टनर। एक्चुअली डॉर्मेंट पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर ये सेम ही है, और इसका एक और नाम है, इसको कहा जाता है साइलेंट पार्टनर। ये आप नोट कर लीजिए कि डॉर्मेंट, स्लीपिंग और साइलेंट ये तीनों सिनोनिम्स हैं इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डॉर्मेंट पार्टनर भी वही होता है, साइलेंट पार्टनर भी वही होता है और स्लीपिंग पार्टनर भी, ये सेम थिंग, वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसका जो आंसर है वो क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, माइनर। जो माइनर होता है, कोई भी अगर, अब जो माइनर है वो किसी फर्म का में पार्टनर जरूर हो सकता है, बट उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं होती है, वो कंपनी का जो लॉस है वो शेयर नहीं करता है। प्रॉफिट वो शेयर करेगा, अगर कंपनी को प्रॉफिट हुआ है तो ये जो माइनर है उसको उसका हिस्सा ज़रूर दिया जाएगा, बट इन केस ऑफ लॉस ये माइनर जो है वो बेयर नहीं करेगा लॉस को। ठीक है, तो ऐसे पार्टनर को कहा जाता है माइनर पार्टनर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? अब हमें बताना है कि इन जो नीचे दी गई स्टेटमेंट्स हैं इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। ऑप्शन ए, अ माइनर कैन नॉट बी एडमिटेड एज अ पार्टनर। ऑप्शन बी, a minor can be admitted as a partner only into the benefits of the partnership. Option C कहता है a minor can be admitted as a partner but his rights and liabilities are same as of adult partner. और ऑप्शन डी है none of the above. तो जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया, उससे आपको हेल्प होनी चाहिए इस क्वेश्चन को आंसर करने में, तो खुद आंसर करने की कोशिश कीजिए। देखिए, ऑप्शन ए कहता है कि माइनर कैन नॉट बी एडमिटेड एज अ पार्टनर। अभी हमने डिस्कस किया कि माइनर पार्टनर बन सकता है, तो ये ऑप्शन जो है वो गलत है, ये ट्रू नहीं है। अब ऑप्शन सी देख लेते हैं पहले। ए माइनर कैन बी एडमिटेड एज अ पार्टनर बट हिज राइट्स एंड लाइबिलिटीज आर सेम एज ऑफ एडल्ट पार्टनर। अब एडल्ट पार्टनर कौन होगा? जो 18+ होगा, और माइनर कौन होगा? जो बिलो 18 होगा। अब ये जो ऑप्शन है ये कह रहा है कि जो माइनर की जो लाइबिलिटीज और राइट्स हैं, जो उसके अधिकार हैं, वो सेम होंगे एज एडल्ट पार्टनर, बट ये तो गलत है, क्योंकि जो माइनर है वो सिर्फ कंपनी का जो प्रॉफिट है वो शेयर करेगा, लॉस को शेयर नहीं करेगा। तो ऑप्शन बी है जो, वो हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि वो कहता है अ माइनर कैन बी एडमिटेड एज अ पार्टनर ओनली इनटू द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप। जो कंपनी को जो पार्टनरशिप, किसी पार्टनरशिप फर्म को अगर बेनिफिट हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, तो वही उसी के लिए वो
पार्टनर जो है वो लायबल है। वो सिर्फ पार्टनरशिप का जो किसी पार्टनरशिप फर्म को अगर कोई प्रॉफिट हुआ है तो वो जो माइनर है वो उस पार्टनरशिप फर्म का जो प्रॉफिट है उसको शेयर करेगा, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया पहले। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है लेजर के रिलेटेड। लेजर, जर्नल, इनके बारे में हमने जो पिछले एमसीक्यूज हैं उनमें डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वीडियोस देख लीजिए, उससे आपको इस वीडियो को सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प होगी। तो ये क्वेश्चन कहता है अ लेजर इज कॉल्ड अ बुक ऑफ। लेजर को क्या कहा जाता है? इज कॉल्ड अ बुक ऑफ ए प्राइमरी एंट्री, ऑप्शन बी ओरिजिनल एंट्री, ऑप्शन सी फाइनल एंट्री और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो लेजर कौन सी बुक कहा जाता है? लेजर को आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं, आंसर करने की कोशिश कीजिए। तो लेजर जो होती है उसे कहा जाता है बुक ऑफ फाइनल एंट्री। अगर आप पहले वीडियोस देखेंगे तो उनमें आपको पता चलेगा कि जो बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री या फर्स्ट एंट्री जो होती है उसको कहा जाता है जर्नल। जर्नल में जो फर्स्ट स्टेप जो होता है किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का, वो फर्स्ट स्टेप जो होता है वो जर्नल में किया जाता है। तो उसको इसलिए जर्नल को कहा जाता है बुक ऑफ फर्स्ट एंट्री या ओरिजिनल एंट्री। और जो लेजर होती है वो प्रिपेयर की जाती है लास्ट में, उसको कहा जाता है बुक ऑफ फाइनल एंट्री। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लेजर अकाउंट प्रिपेयर्ड। अब लेजर जो अकाउंट है उसको इनमें से जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से किन से प्रिपेयर किया जाता है, किनको देख के लेजर अकाउंट को प्रिपेयर किया जाता है? तो ऑप्शन ए है ट्रांजैक्शंस, ऑप्शन बी है जर्नल्स, ऑप्शन सी है इवेंट्स और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो लेजर को किसको बेस बना के लेजर अकाउंट को प्रिपेयर किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। जैसा कि मैंने आपको वही बताया कि जो जर्नल होती है वो फर्स्ट एंट्री की जाती है। उस पर कोई भी ट्रांजैक्शन अगर किसी कंपनी ने किसी फर्म ने कोई ट्रांजैक्शन की, कोई पैसा कुछ सामान खरीदा या कोई पेमेंट की, तो उसकी जो पहली एंट्री है वो हमेशा जर्नल में होगी। और जर्नल में सारी एंट्रीज की जाती हैं। अलग अलग तरह के जर्नल होते हैं, सेल्स जर्नल होता है, उसके बाद कैश जर्नल होता है, इनकी अलग अलग एंट्री होती है। उसके बाद एक लेजर प्रिपेयर किया जाता है, लेजर अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। उसमें जो है क्लासीफाई करके कि अगर कैश की एंट्रीज एक साइड रखी जाती हैं, फिर जो सेल्स की एंट्री है वो एक साइड, कुछ परचेज किया है कंपनी तो उसकी एंट्रीज एक साइड। तो सारी एंट्रीज ऐसे एक सिस्टमैटिक वे में लेजर अकाउंट में रखी जाती हैं। तो इसलिए जो लेजर जो प्रिपेयर होता है वो कहाँ से होता है? किसको देख के? जर्नल्स को देख के। जर्नल से प्रिपेयर किया जाता है लेजर अकाउंट को। तो इसलिए इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी जर्नल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ अ लेजर अकाउंट इज रेफर टू एज अ। अब जो लेजर अकाउंट होता है उसका एक लेफ्ट साइड होगा और एक राइट साइड होगा। ठीक है, लेफ्ट साइड में कौन जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, हमें पूछा गया जो लेफ्ट साइड में जो ट्रांजैक्शंस होंगी उनको मतलब लेफ्ट हैंड साइड को क्या कहा जाता है? ठीक है, ऑप्शन ए डेबिट साइड, ऑप्शन बी फुटिंग, ऑप्शन सी क्रेडिट साइड और ऑप्शन डी बैलेंस। तो इसका आंसर दीजिए। वीडियो को पॉज करके आप खुद आंसर करने की कोशिश कीजिए। तो इस जो क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए डेबिट साइड। किसी भी लेजर अकाउंट की जो लेफ्ट साइड है उसको डेबिट साइड कहा जाता है, ये जो लेफ्ट साइड है। और जो राइट साइड है उसको कहा जाता है क्रेडिट साइड। ठीक है, डेबिट और क्रेडिट ये दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं अकाउंटेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो लेफ्ट साइड किसी भी लेजर अकाउंट की होगी उसको कहा जाएगा डेबिट साइड और राइट साइड को जो कहा जाएगा वो कहा जाएगा क्रेडिट साइड। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है लेजर इज अ प्रिंसिपल बुक दैट कंटेन्स। अब लेजर जो बुक है उसमें क्या क्या होता है? तो ऑप्शन ए है पर्सनल अकाउंट्स ओनली, ऑप्शन बी रियल अकाउंट्स ओनली, ऑप्शन सी नॉमिनल अकाउंट्स ओनली और ऑप्शन डी ऑल अकाउंट्स। अब जो ये जिन अकाउंट्स के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, इनके बारे में हम अगले एमसीक्यूज में समझाएंगे आपको, जब बताएंगे। आपको फिलहाल ये आंसर करना है कि लेजर जो बुक है उसमें कौन से अकाउंट्स को एंटर किया जाता है। तो जो लेजर जो बुक होती है उसमें सारे ही अकाउंट्स को
नोट किया जाता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑल अकाउंट्स। कोई भी फर्म के कोई भी अकाउंट्स होंगे, उनकी सारे अकाउंट्स की जो एंट्री होगी वो किस में होगी? लेजर में। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑल अकाउंट्स। सारे तरह के अकाउंट्स की जो एंट्री है वो लेजर बुक में होती है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह है अकाउंट रिलेटिंग टू पर्संस एंड फर्म्स इज, ऐसा अकाउंट जो कि पर्संस और फर्म्स को रिलेट करता है, उस अकाउंट को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है आपके। ऑप्शन ए नॉमिनल अकाउंट, ऑप्शन बी रियल अकाउंट, ऑप्शन सी पर्सनल अकाउंट और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। किसी भी पर्सन का अगर कोई अकाउंट है या किसी फर्म का कोई अकाउंट है किसी लेजर में, तो उस अकाउंट को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है पर्सनल अकाउंट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्सनल अकाउंट ऐसे अकाउंट होते हैं जो किसी फर्म के होते हैं, जैसे कोई एक फर्म है गोल्डन एजेंसीज। ठीक है, गोल्डन एजेंसीज करके कोई फर्म है, उसका अगर किसी लेजर में कोई अकाउंट है तो उसको कहा जाएगा पर्सनल अकाउंट। और अगर कोई पर्सन है, जैसे कोई किसी ने कोई सामान परचेज किया है, उसका नाम है जैसे साहिल, साहिल नाम का कोई पर्सन है, उसका अगर कोई अकाउंट है तो उस अकाउंट को अगर लेजर में लिखा जाएगा तो उसको भी कहा जाएगा कि वो पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, तो अकाउंट रिलेटिंग टू पर्संस एंड फर्म्स इज कॉल्ड पर्सनल अकाउंट, ऑप्शन सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अकाउंट्स विच कीप द रिकॉर्ड ऑफ प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय अ ट्रेडर इज कॉल्ड, सॉरी और कॉल्ड, ऐसे अकाउंट्स जो कि रिकॉर्ड रखते हैं, जो कि किसी कंपनी ने जो प्रॉपर्टी ओन की होती है, किसी कंपनी की कोई प्रॉपर्टी है अगर, इसे प्रॉपर्टीज ओन्ड को हम एक और चीज़ नाम से जानते हैं, असेट्स। ये भी अगर आप हमारी पहली वीडियोस देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कोई भी चीज़ जो कंपनी ओन करती है, जिस पे उसका हक है, जिससे उसको कभी भी लिक्विडेट करके उसको पैसा मिल सकता है, तो उसे कहते हैं हम एसेट्स। तो ऐसे अकाउंट्स जो कंपनी के एसेट्स का रिकॉर्ड रखते हैं, उन अकाउंट्स को क्या कहा जाता है? तो इसके आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए नॉमिनल अकाउंट, ऑप्शन बी रियल अकाउंट, ऑप्शन सी पर्सनल अकाउंट और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। पर्सनल अकाउंट तो हमने पहले डिस्कस कर लिया है, तो ये तो नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी रियल अकाउंट्स। ठीक है, रियल अकाउंट्स कहा जाता है उन अकाउंट्स को जो कि कंपनी के जो प्रॉपर्टी है उसका रिकॉर्ड रखते हैं। अब इनमें कौन से अकाउंट्स आते हैं? जैसे अगर कोई मशीनरी का अकाउंट है, कोई मशीनरी का अकाउंट है, कोई लैंड का अकाउंट है, कंपनी अगर कोई लैंड परचेज करी है, सेल कर रही है, उसकी जो एंट्री होगी वो इन अकाउंट्स में होगी, लैंड अकाउंट, मशीनरी अकाउंट। ठीक है, तो इनको कहा जाता है रियल अकाउंट्स। ठीक है, अब बस इतना समझ लीजिए, कंपनी जो एसेट्स ओन करती है, जो प्रॉपर्टी ओन करती है, उनके लिए जो अकाउंट्स होते हैं उनको कहा जाता है रियल अकाउंट्स। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब वैसे ही यहाँ पे आपको नॉमिनल अकाउंट के बारे में बता देता हूँ। नॉमिनल अकाउंट्स ऐसे अकाउंट्स होते हैं जो कंपनी क्या करती है, जो अगर कोई भी कंपनी के जो लॉसेस, कंपनी को कोई लॉस हो रहा है या कोई गेन हो रहा है, या कंपनी को कोई इनकम आ रही है, या कंपनी कोई कुछ बेच रही है, जैसे इनकम आ रही है अगर कोई, या कोई लॉस हो रहा है, या अगर कोई गेन हो रहा है किसी कंपनी को, तो अगर कोई कंपनी का कोई एक्सपेंस है, कोई खर्चा है, तो इन चीज़ों की जो डिटेल जो रखता है, उन अकाउंट्स को कहा जाता है नॉमिनल अकाउंट्स। ठीक है, पर्सनल अकाउंट भी आपको पता चल गया, रियल अकाउंट्स के बारे में भी आपको पता चल गया, और अब नॉमिनल अकाउंट्स के बारे में हमने आपको बताया कि नॉमिनल अकाउंट ऐसे अकाउंट होते हैं जो इन चीज़ों का रिकॉर्ड रखते हैं कि कंपनी को कौन सा लॉस हुआ है, कौन सा गेन हुआ है, क्या कंपनी ने खर्चे किए हैं, क्या कंपनी की आमदनी हुई है। ठीक है, उन अकाउंट्स का जो कहा जाता है वो नॉमिनल अकाउंट्स कहा जाता है। अब नॉमिनल अकाउंट्स में कौन कौन से अकाउंट्स आते हैं? जैसे सेल्स अकाउंट। ठीक है, अगर कंपनी कोई सेल कर रही है तो उसको ऑब्वियसली प्रॉफिट ही हो रहा है। ठीक है, अब उसके बाद परचेज अकाउंट, परचेज अगर कोई परचेज कर रही है तो अब उस एसेट तो बना, परचेज कर रही है तो उसका संपत्ति तो बन गई उसकी, बट उसने कैश पे किया होगा उसके लिए, तो परचेज अकाउंट। ठीक है,
और जो रेवेन्यू, अगर कंपनी को कोई कुछ प्रॉफिट आ रहा है, कोई कंपनी को प्रॉफिट मेकिंग कर कंपनी है, अगर उसको प्रॉफिट हो रहा है या फिर कोई लॉस हो रहा है, वो सारे जो रिकॉर्ड है वो जो है नॉमिनल अकाउंट में रखे जाते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जो अकाउंटेंसी है उसमें मेन 3 रूल्स हैं, 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। इन तीनों के रिलेटेड रूल्स होते हैं, तीनों अकाउंट्स के रिलेटेड कुछ रूल्स हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहला जो रूल है, द रूल ऑफ डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर इज एप्लीकेबल टू। ये जो रूल है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर इज एप्लीकेबल टू, किसको ये रूल एप्लीकेबल होता है, किस कौन से अकाउंट को? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए नॉमिनल अकाउंट, ऑप्शन बी रियल अकाउंट, और ऑप्शन सी पर्सनल अकाउंट, और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो आपको बताना है कौन से अकाउंट में ये रूल एप्लीकेबल होगा। तो आपका इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में ये रूल एप्लीकेबल होता है कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। इसका क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए कोई पर्सन है सुरेश, ठीक है, सुरेश नाम का कोई पर्सन है, उसको किसी कंपनी ने गुड्स सेल किए, ठीक है, गुड्स सोल्ड टू सुरेश, सुरेश को गुड्स सेल किए किसी कंपनी ने। अब क्या होगा इस केस में? अब हमें देखना है कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा क्रेडिट होगा। ठीक है, अब जैसे कि आपको रूल का पता है कि डेबिट द रिसीवर, जिसने रिसीव किया उसका अकाउंट डेबिट होगा, और क्रेडिट द गिवर, जिसने दिया है उसका अकाउंट क्रेडिट होगा। तो वही हमें करना है। तो इस केस में क्या होगा, जो सुरेश का अकाउंट होगा कंपनी की बुक्स में, सुरेश का जो अकाउंट होगा वो हो जाएगा, सॉरी, सुरेश का जो अकाउंट है वो हो जाएगा डेबिट, डी आर से डिनोट किया जाता है डेबिट को। ठीक है, और जो कंपनी का जो सेल्स अकाउंट होगा, क्योंकि कंपनी ने सेल किया है ना, कंपनी ने सेल किया है, तो ये हो गया आपका, देख लो जैसे डेबिट द रिसीवर, सुरेश ने रिसीव किया और उसका अकाउंट क्या हो गया, डेबिट। ठीक है, और कंपनी ने दिया है, सोल्ड गुड्स तो कंपनी ने सोल्ड किए हैं, तो कंपनी का अकाउंट क्या हो जाएगा, कंपनी का कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, आपको ऐसे समझना है इस चीज़ को। ठीक है, अब सुरेश का जो अकाउंट था वो कौन सा अकाउंट था, पर्सनल अकाउंट। ठीक है, वो जो हो गया डेबिट हो गया। अब इस केस में जो सेल्स अकाउंट है वो क्रेडिट हुआ है, बट जो सेल्स अकाउंट है वो खुद कौन सा अकाउंट है, हमने आपको पहले ही बताया ये खुद है नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, ये नॉमिनल अकाउंट है, बट हमें मेन जो देखना है वो फोकस रखना है कि जब हम नॉमिनल अकाउंट के बारे में डिस्कस करेंगे आपको वही पता चलेगा कि इस केस में ये क्रेडिट क्यों हुआ है, वो भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अभी आप सिर्फ इतना समझिए कि सुरेश एक पर्सनल अकाउंट था और उसने रिसीव किया, क्योंकि उसने गुड्स रिसीव किए तो उसका अकाउंट क्या होना चाहिए, डेबिट होना चाहिए इस रूल के अकॉर्डिंग, तो इसीलिए उसका अकाउंट जो है डेबिट, वो डेबिट हो गया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रूल ऑफ डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट इज एप्लीकेबल टू। अब ये नेक्स्ट रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो भी कंपनी में आ रहा है उसको डेबिट करना है, और जो कंपनी से जा रहा है उसको क्रेडिट करना है। आपको बताना कि ये रूल किस अकाउंट में एप्लीकेबल है। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए नॉमिनल अकाउंट, ऑप्शन बी रियल अकाउंट, ऑप्शन सी पर्सनल अकाउंट, और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो ये जो रूल है ये किस पे एप्लीकेबल, कौन से अकाउंट्स पे एप्लीकेबल है? ये एप्लीकेबल होता है जो रियल अकाउंट्स होते हैं। इसका आंसर, जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, रियल अकाउंट्स। अब ये भी हम डिस्कस करते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए किसी कंपनी ने कुछ फर्नीचर परचेज किया, कंपनी को फर्नीचर चाहिए था, ठीक है, तो उसने परचेज किया, कंपनी ने फर्नीचर परचेज किया, कुछ कैश देके परचेज किया होगा, ऑब्वियसली पैसे दिए होंगे और फर्नीचर परचेज किया। अब देखिए कंपनी में क्या आया है, व्हाट कम्स इन, कंपनी में आया है फर्नीचर, तो फर्नीचर का जो अकाउंट होगा डेबिट व्हाट कम्स इन, फर्नीचर कंपनी में आया है तो फर्नीचर अकाउंट क्या हो जाएगा कंपनी का, वो डेबिट हो जाएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब बाहर क्या गया है,
हमने कैश दिया ना, हमने कंपनी ने कैश पे किया और कंपनी में फर्नीचर आ गया। अब जो कैश था वो भी तो कंपनी का ही था, वो कंपनी ने पे कर दिया, दे दिया कैश, कैश दे के ही फर्नीचर आया। और इसीलिए जो हमारा जो कैश अकाउंट है कंपनी का वो हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है। अब जो कैश अकाउंट है ये भी रियल अकाउंट होता है, और जो फर्नीचर अकाउंट है वो भी रियल अकाउंट है। इस केस में कैश और फर्नीचर अकाउंट दोनों ही रियल अकाउंट्स हैं। तो इसीलिए कैश गया, कैश गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब कैश गया तो क्रेडिट, इसलिए कैश अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो गया। फर्नीचर आया कंपनी में, इसलिए फर्नीचर अकाउंट जो है वो हो गया डेबिट। ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कहता है द रूल ऑफ डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल गेन्स एंड प्रॉफिट्स इज एप्लीकेबल टू। ये तीसरा जो इंपॉर्टेंट रूल है, तीन ही रूल्स हैं इन अकाउंट्स के रिलेटेड। एक्चुअली तीन अकाउंट्स हैं तो तीन ही रूल्स हैं। तो आपको बताना है कि ये जो रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल गेन्स एंड प्रॉफिट्स इज एप्लीकेबल टू, ये जो रूल है ये किन अकाउंट्स में एप्लीकेबल है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए नॉमिनल अकाउंट, ऑप्शन बी रियल अकाउंट, ऑप्शन सी पर्सनल अकाउंट और ऑप्शन डी नन। तो रियल और पर्सनल तो हमने पहले डिस्कस कर लिया कि इन पे कौन कौन से रूल एप्लीकेबल होंगे। तो आपका जो ऑप्शन जो बचता है वो है ऑप्शन ए नॉमिनल अकाउंट। ये जो रूल है नॉमिनल अकाउंट्स पे एप्लीकेबल होता है। और नॉमिनल अकाउंट्स वो अकाउंट्स होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, जिनसे कंपनी जो रिकॉर्ड करता है कंपनी के लॉसेस, एक्सपेंसेस, क्रेडिट, ठीक है ना, सॉरी गेन्स और प्रॉफिट्स। कंपनी को कोई अगर इनकम आ रही है, कोई लॉस हो रहा है, कोई एक्सपेंस है कंपनी का, तो वो जो रिकॉर्ड करता है वो रिकॉर्ड करता है नॉमिनल अकाउंट्स। तो ये जो रूल है ये नॉमिनल अकाउंट्स में एप्लीकेबल होता है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। इसको भी हम एग्जाम्पल देके समझते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आप समझ लीजिए कि कंपनी जो है, जहाँ पे कंपनी का जो सेटअप है, कंपनी जहाँ पे कंपनी का ऑफिस है, उस ऑफिस का कंपनी रेंट पे करती है। ठीक है। अब जो कंपनी रेंट पे कर रही है तो वो तो कंपनी का क्या हो गया, खर्चा हो गया, एक्सपेंस हो गया। ठीक है ना, कंपनी का एक्सपेंस हो गया। तो इसीलिए एक्सपेंस और लॉसेस को क्या करना है, डेबिट करना है। तो इसीलिए क्या होगा, जो कंपनी का जो रेंट अकाउंट होगा, रेंट अकाउंट जो होगा वो क्या होगा, डेबिट। ठीक है। क्योंकि कहा गया है, ये रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो कंपनी का अकाउंट जो होगा डेबिट हो जाएगा। अब इस केस में क्योंकि रेंट जो है, रेंट अकाउंट जो है वो नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि ये कंपनी के एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड कर रहा है। तो अगर रेंट पे किया गया है तो एक्सपेंस में आया, तो इसलिए इसको हमने डेबिट कर लिया। और इसी के कॉरस्पॉन्डिंग आपको पता है कि कोई भी एंट्री, अगर किसी अकाउंट्स में कोई एंट्री होती है उसको हमेशा डबल साइड एंट्री की जाती है ताकि वो ट्रांजैक्शन बैलेंस रहे। अगर कोई अकाउंट डेबिट हुआ है तो एक उसका कॉरस्पॉन्डिंग अकाउंट क्रेडिट भी होगा, ये आपने याद रखना है। अब इस केस में क्या होगा, रेंट अकाउंट जो है वो नॉमिनल अकाउंट है इसलिए वो डेबिट हो गया। अब इसी के ऑपोजिट, रेंट हमने पे किया किस फॉर्म में, कैश की फॉर्म में। हम जिसकी बिल्डिंग में, जिसके प्रेमाइसिस में हम रह रहे हैं, मतलब जिसमें काम कर रहे हैं, कंपनी काम कर रही है, वो जो लैंडलॉर्ड है उसको हमें पे करना पड़ेगा कैश में। ठीक है, कैश में या फिर चेक के थ्रू, बट हमारी तरफ से तो कैश ही जाएगा अकाउंट से। तो उस केस में क्या होता है, जो कैश अकाउंट है वो क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। अब बट कैश अकाउंट क्या, कौन सा अकाउंट होता है, आपको पहले बताया रियल अकाउंट होता है। अब अगर रियल अकाउंट में जो रूल एप्लीकेबल है वो अप्लाई करेंगे इसमें आप, तो वो भी आपका बिल्कुल फिट बैठेगा इसमें। देखिए कैसे, कैश अकाउंट, कैश गया हमारा, तो कैश अकाउंट रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट में हमने पहले डिस्कस किया है कि कौन सा रूल एप्लीकेबल होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब कैश गया कंपनी से तो इसलिए हम किसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। बस आपको इतना समझना है। ठीक है, कैश अकाउंट क्योंकि रियल अकाउंट है इसलिए इसमें जो रूल एप्लीकेबल होगा वो होगा डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब इस केस में क्या हुआ, हमने रेंट पे किया, रेंट किसकी फॉर्म में पे किया, कैश की फॉर्म में, कैश गया तो क्या, इसलिए कैश जो अकाउंट है वो हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा 15th क्वेश्चन। ये कहता है गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स आर डैश एसेट्स।
अब जैसे कि आपको बताया था कि एसेट्स क्या होते हैं, कंपनी जो कुछ प्रॉपर्टी कुछ ओन करती है जिसकी कोई वैल्यू होती है उसको कहा जाता है एसेट्स। अब गुडविल, पेटेंट्स और कॉपीराइट्स कौन से एसेट्स हैं? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए टेंजिबल, ऑप्शन बी नॉन टेंजिबल, ऑप्शन सी दीज आर नॉट एसेट्स और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। अब देखिए, जो एसेट्स हैं वो दो तरह के होते हैं, टेंजिबल और नॉन टेंजिबल। टेंजिबल एसेट्स वो होते हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, ठीक है। बट नॉन टेंजिबल एसेट्स वो होते हैं जिनकी वैल्यू तो होती है बट दे कांट बी टच्ड और फेल्ट, ठीक है, उनको टच या फील नहीं किया जा सकता। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आपको पता ही चल गया होगा, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी नॉन टेंजिबल एसेट्स। जो गुडविल, पेटेंट्स और कॉपीराइट है ये कैसे एसेट्स होते हैं? नॉन टेंजिबल एसेट्स होते हैं। गुडविल क्या होती है? जैसे किसी कंपनी की कोई रेपुटेशन है किसी मार्केट में, अब वो उसका, अब गुडविल को नापा तो नहीं जा सकता, तो तोला तो नहीं जा सकता, ना ही टच किया जा सकता है। गुडविल की एक वैल्यू होती होगी, लेकिन गुडविल क्या है? किसी पर्सन, किसी कंपनी की कोई रेपुटेशन, मार्केट में क्या वैल्यू है उसकी। तो अगर उसकी वैल्यू कोई अच्छी है, कंपनी ने अच्छा, कंपनी का नाम है अच्छा, तो उसके साथ सारे बिजनेस करना चाहेंगे, तो ऑब्वियसली वो प्रॉफिटेबल होगा कंपनी के लिए। तो इसीलिए है तो वो कंपनी का एसेट हुआ जिससे उसको प्रॉफिट हो रहा है, उसकी कोई वैल्यू है, तो इसलिए उसको नॉन टेंजिबल एसेट कहा जाता है। ऐसे ही पेटेंट्स और कॉपीराइट्स भी होते हैं। पेटेंट्स और कॉपीराइट्स क्या होते हैं? बेसिकली पेटेंट जो हो गया, जैसे किसी कंपनी ने कोई प्रोड्यूस किया, कुछ कोई समझ लो पेन बनाया या कोई बुक लिखी, उसका वैसी बुक या वैसा कोई जो है पेन है वो कोई और कंपनी नहीं बना पाएगी, तो वो क्या करती है कंपनी? पेटेंट ले लेती है उसका। तो अब पेटेंट, किसी चीज़ को पेटेंट करवा लेना वो भी नॉन टेंजिबल एसेट्स में आता है, क्योंकि वैसी चीज़ कोई और कंपनी नहीं बना पाएगी, ठीक है। वैसा ही केस है कॉपीराइट के केस में। कॉपीराइट होता है कि किसी भी चीज़ को अगर किसी कंपनी ने बनाया है, उसको कॉपी करने का राइट किसी और के पास नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा किसी, कोई अगर कोई फर्म, कोई म्यूज़िक कंपनी है, म्यूज़िक जो प्रोड्यूस करती है, उसने कोई सॉन्ग, नया सॉन्ग प्रोड्यूस किया है, सॉन्ग बनाया है, तो उसको कॉपी करने का राइट किसी के पास नहीं है। अगर अगर वो कोई सॉन्ग कॉपी हो जाता है, तो वो कंपनी जो है, जिसने वो म्यूज़िक कंपनी जिसने वो सॉन्ग बनाया है एक्चुअल में, वो दूसरी कंपनी को सू कर सकती है, कोर्ट केस कर सकती है उसके अगेंस्ट। तो इसलिए ये जो कॉपीराइट है ये भी नॉन टेंजिबल एसेट्स में आता है। तो ये सारी तीनों चीज़ें जो हैं वो नॉन टेंजिबल एसेट्स होती हैं, जिनकी कोई वैल्यू तो होती है बट इनको टच नहीं किया जा सकता, ठीक है, फिजिकली प्रेजेंट नहीं होती हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रायल बैलेंस, ये इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस दैट शोज डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस रिसीव्ड फ्रॉम। अब हमें बताना है कि जो ट्रायल बैलेंस होता है, वो ट्रायल बैलेंस जो है एक्चुअली अकाउंटिंग का ही प्रोसेस है। उसमें जो है क्रेडिट और डेबिट बैलेंस को शो किया जाता है, ठीक है, उसमें डेबिट और क्रेडिट बैलेंस को शो किया जाता है, बट वो रिसीव कहाँ से किए जाते हैं, कहाँ से उन एंट्रीज को लिया जाता है, वो हमें बताना है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जर्नल्स, ऑप्शन बी लेजर अकाउंट्स, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, और ऑप्शन डी नीदर ए नॉर बी। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि लेजर अकाउंट्स में जो एंट्री होती है उसको कहा जाता है, वो कहाँ से ली जाती है? वो ली जाती है जर्नल से, ठीक है। ये एक्चुअली एक साइकिल है, पूरा प्रोसेस होता है। अब जो ट्रायल बैलेंस जब बनाते हैं तो उसमें जो एंट्रीज की जाती हैं वो कहाँ से की जाती हैं? वो की जाती हैं लेजर अकाउंट से, ठीक है। तो इसलिए इसका जो सही आंसर वो है लेजर अकाउंट्स। लेजर अकाउंट्स में जो सारे अकाउंट्स की जो डिटेल होती है उनका एक बैलेंस आता है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड को पूरा कैलकुलेट करके जो भी बैलेंस आएगा, चाहे वो डेबिट बैलेंस हो या फिर क्रेडिट बैलेंस हो, सारे अकाउंट्स का जो बैलेंस होगा वो नोट किया जाता है ट्रायल बैलेंस में, ठीक है। ट्रायल बैलेंस में बेसिकली क्या होता है, एक डेबिट साइड होती है लेफ्ट साइड में और एक क्रेडिट साइड होती है, बट इसमें क्या होता है, सिर्फ बैलेंसेस नोट किए जाते हैं। जो भी लेजर अकाउंट्स के जो बैलेंस होंगे, चाहे वो डेबिट में है या फिर क्रेडिट में है, उन बैलेंसेस को डायरेक्टली नोट किया जाता है ट्रायल बैलेंस में, ठीक है। तो इसलिए इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी लेजर अकाउंट्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
विच आइटम्स इन्फ्लुएंस द ट्रायल बैलेंस, इनमें से कौन सी जो आइटम्स हैं, जो ऑप्शंस हैं, इनमें से कौन सी ऐसी आइटम्स हैं जिनसे ट्रायल बैलेंस जो है इफेक्ट हो जाता है, मतलब उस पर मतलब फर्क पड़ता है कोई। ठीक है, ऑप्शन ए है डिपॉजिट इन ट्रांजिट, ऑप्शन बी कंपेंसेटिंग एरर्स, ऑप्शन सी कंप्लीट ओमिशन ऑफ ट्रांजेक्शन, और ऑप्शन डी पार्शियल ओमिशन ऑफ ट्रांजेक्शन। तो आप ट्राई कीजिए इसको खुद आंसर करने की। ट्रायल बैलेंस में इनमें से कौन सी जो चीज़ है वो इंपैक्ट डाल सकती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी पार्शियल ओमिशन ऑफ ट्रांजैक्शन। वो कैसे, क्या होता है, कोई भी ट्रांजैक्शन कंप्लीट फुल्ली कंप्लीट कैसे मानी जाएगी, जब उसकी दो एंट्रीज होंगी, एक डेबिट एंट्री होगी और एक क्रेडिट एंट्री होगी। कोई भी अगर अकाउंटेंसी टर्म्स में अगर कोई किसी चीज़ की एक एंट्री डेबिट साइड में हुई है तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री क्रेडिट साइड में ज़रूर होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए अगर कंप्लीट ओमिशन ऑफ ट्रांजैक्शन हो जाए, मतलब किसी ट्रांजैक्शन को कंप्लीटली ओमिट कर दिया जाए, मतलब उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया जाए, ना कि डेबिट साइड में और ना ही क्रेडिट साइड में, किसी भी साइड उसको रिकॉर्ड नहीं किया जाए, तो उससे ट्रायल बैलेंस में कोई इफेक्ट पड़ेगा? कभी नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो ट्रांजैक्शन ना तो डेबिट साइड में आई ना क्रेडिट साइड में। तो डेबिट ट्रायल बैलेंस क्या करता है, बेसिकली जो बैलेंस होता है वो नोट करता है, चाहे वो डेबिट बैलेंस हो चाहे वो क्रेडिट बैलेंस हो। लेजर अकाउंट का जो डेबिट या क्रेडिट बैलेंस होता है उसको नोट करता है, बट किसी ट्रांजेक्शन को अगर नोट नहीं किया गया है, ट्रायल बैलेंस बेसिकली क्या है, वो एक ये चीज़ बताता है कि जो लेजर अकाउंट है उसका जो बैलेंस है वो टोटल वो सही है या नहीं। तो इससे अगर डेबिट क्रेडिट दोनों में ही कोई एंट्री नहीं हुई है तो जो टोटल है उसमें कोई फर्क तो पड़ेगा ही नहीं। ठीक है ना, तो इसलिए कंप्लीट ओमिशन ऑफ ट्रांजैक्शन से ट्रायल बैलेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता है। और कंपेंसेटिंग एरर्स जो होते हैं, अगर कोई ऑलरेडी कोई एरर है उसको अगर कंपेंसेट किया गया, उस एरर को हटाने के लिए एक और दूसरी एंट्री की गई है, ठीक है, उसको कहा जाता है कंपेंसेटिंग एरर्स। तो उससे भी ट्रायल बैलेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अगर कोई डिपॉजिट कोई ट्रांजिट में है, अभी कोई डिपॉजिट किसी ट्रांजेक्शन में हुआ ही नहीं है, अभी डिपॉजिट हुआ नहीं है, वो अभी आना है डिपॉजिट, तो उसकी एंट्री भी हम नहीं करते हैं लेजर अकाउंट्स में। बट जो पार्शियल ओमिशन ऑफ ट्रांजैक्शन है, इसका क्या मतलब है कि किसी ट्रांजैक्शन का क्या हुआ है, एंट्री हो गई है बट वो पार्शियल एंट्री हुई है। जैसे क्या पता किसी ट्रांजैक्शन की डेबिट साइड में एंट्री हो गई है, अब वो जैसे हमने एक एग्जांपल ली थी गुड्स सोल्ड टू सुरेश। अब समझिए कि गुड्स सोल्ड टू सुरेश, जब हमने सुरेश को गुड्स सेल किए तो हमने सुरेश के अकाउंट को एंट्री कर दिया, उसके डेबिट साइड को डेबिट कर दिया। समझ लीजिए 5,000 का सामान लिया था उसने, तो 5,000 हमने डेबिट अकाउंट में एंटर कर दिया, किसके, सुरेश का जो अकाउंट था उसको हमने 5,000 से डेबिट कर लिया। बट क्या हमने क्या किया, जो इसके साथ क्या करना चाहिए था, हमें जो सेल्स अकाउंट था उसको हमें क्रेडिट करना चाहिए था इतनी ही अमाउंट से, क्योंकि हमने सेल किया है तो सेल्स अकाउंट में डेबिट क्रेडिट एंट्री होनी चाहिए। क्योंकि ये कौन सा सुरेश का जो अकाउंट था वो कौन सा अकाउंट था, आपको हमने बताया है पर्सनल अकाउंट था। तो पर्सनल अकाउंट में क्या होता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो रिसीवर कौन है, सुरेश, तो इसको डेबिट कर लिया। अब सेल्स अकाउंट कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अब सेल हमने किया है तो हमने ये सेल कर दिया है, तो उससे क्या होगा, हमें इसको अकाउंट को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको क्रेडिट अगर हम करना भूल गए, किसी भी वजह से हम इस अमाउंट जो सेल्स अकाउंट को हमने क्रेडिट करना मतलब मिस कर दिया, तो उस केस में क्या होगा, जो डिफरेंस है वो ज़रूर आएगा, 5,000 का डिफरेंस आएगा, क्योंकि एक साइड में एंट्री हुई है और दूसरी साइड नहीं हुई है। तो इसी को कहा जाता है पार्शियल ओमिशन। तो इस केस में क्या होगा, ट्रायल बैलेंस जो है वो इन्फ्लुएंस हो जाएगा, उसमें डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, तो आपका जो सही आंसर है इसका वो है ऑप्शन डी, पार्शियल ओमिशन ऑफ अ ट्रांजैक्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ ए कैश बुक। कैश बुक हमने आपको बताया था, पिछले वीडियोस में भी हमने डिस्कस किया इसके बारे में। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, इसको आंसर करने की कोशिश करते हैं कि प्राइमरी पर्पज जो है वो कैश बुक का वो क्या है। ऑप्शन ए है आपका टू रिकॉर्ड रिसीट्स एंड पेमेंट्स ऑफ अ कैश, ऑप्शन बी है टू रिकॉर्ड पेमेंट्स ऑफ कैश, ऑप्शन सी है टू रिकॉर्ड रिसीट्स ऑफ कैश, और ऑप्शन डी टू कंप्यूट प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ अ बिजनेस। तो आप सही आंसर बताइए इसका। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है
टू रिकॉर्ड रिसीट्स एंड पेमेंट्स ऑफ कैश। कोई भी अगर ट्रांजैक्शन, कोई भी कंपनी में अगर कोई कैश ट्रांजैक्शन हो रही है, चाहे वो कैश रिसीव हो रही है या कैश पेमेंट हो रही है, उसकी जो एंट्री होती है वो हमेशा कैश बुक में की जाती है। और यही जो है वो प्राइमरी पर्पस है कैश बुक का। ठीक है, सिर्फ ये कैश बुक सिर्फ कैश की जो पेमेंट है उसी को रिकॉर्ड नहीं करती है, ना ही सिर्फ कैश रिसीव को, जो रिसीव कैश है वो उसको रिकॉर्ड करती है। ये दोनों ही चीज़ों को रिकॉर्ड करती है, चाहे कैश कंपनी ने रिसीव किया है और चाहे पेमेंट की है कैश की। ठीक है, तो दोनों ही केसेस में इसकी जो एंट्री है वो कैश बुक में होती है। तो यही जो है प्राइमरी पर्पस है कैश बुक का। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द क्रेडिट साइड ऑफ अ कैश बुक इज। अब क्रेडिट कैश बुक में भी क्या होता है, एक क्रेडिट साइड होती है और एक डेबिट साइड होती है। ठीक है, ये जो क्रेडिट और डेबिट है ये अकाउंटेंसी में बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ये हमेशा आपके साथ ही रहेंगे। अगर आप अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं तो ये आपके साथ चलती रहेंगी। आपको बताना है द क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक इज। क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक को क्या कहा जाता है, उसमें क्या होता है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए द लॉस साइड, ऑप्शन बी द रिसीट साइड, ऑप्शन सी द प्रॉफिट साइड और ऑप्शन डी द पेमेंट साइड। तो आपको इसका जो सही आंसर है वो बताना है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी द पेमेंट साइड। अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस देखे होंगे एमसीक्यूज जो रिलेटेड हैं, उनके रिलेटेड जो पिछले वीडियोस में आपको पता चल जाएगा उससे कि जो कैश बुक है उसमें जो एंट्री है वो कैसे की जाती है। ठीक है, तो क्या होता है कैश बुक में एक्चुअली, अगर कैश हम रिसीव कर रहे हैं, कैश अगर हम रिसीव कर रहे हैं तो उसकी जो एंट्री होगी वो हमेशा होगी डेबिट साइड में। ठीक है, और उसी के ऑपोजिट अगर हम कैश किसी को पे कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं कैश में, तो उसकी जो एंट्री होगी हमेशा वो होगी क्रेडिट साइड में। ठीक है, यही हमारा क्वेश्चन था कि क्रेडिट साइड जो है कैश बुक की उसको क्या कहा जाता है, पेमेंट साइड, मतलब कि जिस साइड से पेमेंट हो रही है। ठीक है, कैश में अगर पेमेंट होगी तो उसकी जो एंट्री होगी हमेशा क्रेडिट साइड में की जाएगी, और अगर कैश रिसीव कर रही है कंपनी, उसकी जो एंट्री होगी, जो रिसीव कैश हुआ है उसकी जो एंट्री होगी वो डेबिट साइड में होगी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ कैश बुक दैट रिकॉर्ड्स माइनर एक्सपेंसेस ऑफ अ बिजनेस ऑन डे टू डे बेसिस इज ए। अब ऐसी कैश बुक को क्या कहा जाता है जो कि कंपनी के माइनर एक्सपेंसेस, जो छोटे मोटे एक्सपेंसेस होते हैं, खर्चे होते हैं, उनको जो रिकॉर्ड करती है डेली बेसिस पे, उस कैश बुक को क्या कहा जाता है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जनरल कैश बुक, ऑप्शन बी एडिशनल कैश बुक, ऑप्शन सी एक्स्ट्रा कैश बुक और ऑप्शन डी पेटी कैश बुक। तो आप बताइए इसका सही आंसर। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी पेटी कैश बुक। एक्चुअली पेटी का मतलब ही होता है स्मॉल। कोई भी कंपनी के अगर कुछ छोटे मोटे एक्सपेंसेस हैं, जैसे किसी कंपनी ने कोई टी पार्टी रखी है अपने स्टाफ के लिए, कोई मीटिंग हो रही है उसके लिए कोई पार्टी है, या कोई मीटिंग चल रही है, मीटिंग के लिए कोई टी मंगवाई है किसी से, किसी टी स्टॉल वाले से टी मंगवाई है, तो वो जो खर्चे हैं, वो जो एक्सपेंसेस हैं, इसको किस में नोट किया जाता है, पेटी कैश बुक में। ठीक है, छोटे मोटे खर्चे जो भी कंपनी के होंगे डेली बेसिस पे, उनको रिकॉर्ड किया जाता है पेटी कैश बुक में। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन एमसीक्यू था। ठीक है, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और ज़रूर शेयर भी करें। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और हमें सपोर्ट करते रहें। थैंक यू सो मच।